हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बोर्ड्स के लिए अपनी स्प्रिंट सीरीज। और इसका हमारा टारगेट रहेगा कि पूरी क्लास 12 की बायोलॉजी हम लोग 100 डेज में कवर करें। तो मैं पहले बैच का इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ। तो ये हमारी स्प्रिंट सीरीज रहेगी और ये मैक्सिमम 100 डेज की रहेगी। देखो यार, थोड़ा बहुत 19-20 फ्लक्चुएट हो सकता है कि 100 से 103 दिन भी जा सकती है, हो सकता है 97 डेज ही हो जाए, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं रहेगी। ठीक, ये दो सीरीज है, ये सभी के लिए फ्री सीरीज है। आप लोगों को ये हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल आपका रहेगा आरसी कोचिंग एकेडमिक के नाम से। वहां से आप लोग ये कवर कर सकते हैं। आगे अगर मैं बैच का इंट्रोडक्शन करूं तो हम लोग आगे देख सकते हैं हमारी जो क्लासेस रहेंगी ये 100 डेज रहेंगी और 100 डेज में हमारी एक क्लास ड्यूरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रहता है सर दो दो बैचेज या फिर दो हर बच्चा ऑफलाइन कोचिंग कर सकता है, ऑनलाइन कोचिंग कर सकता है, तो यहाँ पर क्यों पढ़ना है, कितनी देर की क्लास रहेगी, कैसे कवर होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने एकदम कंसाइज करके कराए। एक क्लास ड्यूरेशन आपकी 40, 45 to 1 आवर हो सकती है, ये मिनट्स है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। सर इतनी छोटी क्लास में आप 100 दिन में करा रहे हैं? हाँ, इतनी छोटी क्लास में 100 दिन में हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, इतनी छोटी क्लास में आपका 100 दिन में सिलेबस हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास नोट्स पहले से ही है। क्लास में मैं ना नोट्स बनाऊंगा और ना ही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी क्लास में नोट्स बनाएं। क्यों? देखो यार, अगर आप लोगों का 1 घंटे लेक्चर होता है तो उसमें आधा घंटा पौन घंटा तो इसी चीज में निकलता है कि आप लोग नोट्स बना रहे होते हैं। ठीक, तो यहां पर बेसिकली हमारा एक ही टारगेट रहेगा, ये चीज आपके दिमाग में घुस जाए, कंसेप्ट एक बार आप लोग सीख जाओ, फिर क्या होगा कि आप लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना वो इससे हो जाएगा। देखो यार, होता क्या है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो वो बात अलग है, लेकिन जब क्लास 12 का बोर्ड का पेपर आता है ना, वहां पे आपको थ्योरी लिखनी है, आपको कॉपी बननी होती है वहां, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कंसेप्ट। वहां पे एमसीक्यू नहीं है। और आप लोगों को अगर क्लास 12 बोर्ड में अच्छा करना है तो आपको पास ये तो होना चाहिए। और इसके बिना तो खैर कॉम्पिटिटिव भी नहीं निकला है। कॉम्पिटिटिव में कितना ही रट्टा मान लोगे यार, बेस तो यही है ना। आप इस वाले बैच में आओ, खुद से ट्राई करो और फिर खुद एनालाइज करो क्या ये वर्थ इट है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप लोग डाउट्स में डाल सकते हैं। बाकी यही है कि बैच सबके लिए फ्री रहेगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, आरसी कोचिंग अकेडमी के हमारा चैनल है। उसके बाद आपका 40 से लेके 1 आवर तक, 40 मिनट से लेकर 1 आवर तक आपका एक क्लास रहेगी। 100 डेज में हम लोग पूरी बायो कराएंगे, चाहे आप उस पे अगर मैं यूनिट्स का नाम लूं, रिप्रोडक्टिव वाला आपका फर्स्ट पहले 3 चैप्टर आएंगे, उसके बाद आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट आएगा, बायोटेक वाला पार्ट आएगा, उसके बाद लास्ट में इकोसिस्टम वाला पार्ट आएगा। तो बहुत इजीली हो सकता है अगर हम लोग एकदम कंसाइज मैनर में एकदम सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें। हम ये नहीं ध्यान देंगे तू नोट्स बना ले, तू ये वाला डायग्राम सीख ले, ये कर ले, नहीं, सिर्फ अभी हम लोग कंसेप्ट के ऊपर टारगेट करेंगे और ये करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर हमारा आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यार देखो, पहले जो हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर रहता था वो रहता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, बट यहां पर ये चैप्टर आ गया, वो हट गया, ये वाला अब आपका पहला चैप्टर है। अब इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर के नाम को ही हम लोग समझेंगे। चैप्टर के नाम में ही आपके दो टर्म्स है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट्स। अब मेरा कहना क्या है कि अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिवन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है या फिर सर फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, पहली चीज आपको तो यही पता होनी चाहिए। चैप्टर की आप लोग एनसीईआरटी खोलोगे, रीड करने से पहले आप नाम तो समझो उसका। चैप्टर का अगर कुछ नाम है
तो उस नाम को तो समझो पहले। तो अगर हम लोग नाम को समझेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्या मतलब है? या देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले सर गेमीट्स फॉर्म होने चाहिए, गेमीट फॉर्मेशन होना चाहिए। सर डायोशियस होना चाहिए, कि आपका मेल और फीमेल होना चाहिए पेरेंट। एक पेरेंट में थोड़ी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोचो ना। ठीक है सर, ये बात आगे समझ में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस नाम बता रहा हूँ मैं चैप्टर का, नाम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस चैप्टर का, और कुछ नहीं है। आगे आता है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। यार देखो क्लास 11 में आपका एक चैप्टर आता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जब आप लोग पढ़ते हो तो वहां पे आप अलग अलग पढ़ते हो, एल्गी पढ़ते हो, ब्रायोफाइट पढ़ते हो, टेरिडोफाइट पढ़ते हो, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हो, एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हो। जब आप एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हो तो उसमें ये गिवन है कि एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, के मतलब आपके ये फ्लावर्स बियर करेंगे, जो भी आपके प्लांट्स होंगे फ्लावर्स बियर करेंगे और ये सीड्स बनाएंगे। और सीड्स इनके कैसे होते हैं? कवर्ड सीड्स होते हैं, नेकेड सीड नहीं होते। नेकेड सीड्स आपके जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं। ठीक, तो ये जो आपका फ्लावरिंग प्लांट वाला हिस्सा है इसे हम लोग कवर करेंगे, और इसी का हम लोग इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। जब हम लोग क्लास 11 में थे और हम लोग ये पढ़ रहे थे तो हमने देखा था यार, जैसे मान लो आपका एल्गी था, ब्रायोफाइट था, यार ये इनका रिप्रोडक्शन बहुत आसान है। एसेक्सुअल हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन, हजार तरीके थे। बट ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं इनका एक ही तरीका होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपके पेरेंट्स अलग अलग होते हैं, इसमें गेमीट फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। चलो देखें, सबसे पहली बात आती है कि सर आपने चैप्टर के नाम में बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावर कैसे बनना है? फ्लावर आ कैसे रहा है? हर प्लांट में तो नहीं आता है, हर ट्री पर तो नहीं आता है, तो यहां पर कैसे आ रहा है? यार देखो, अगर आप स्लाइड मत पढ़ो, अभी स्लाइड मत पढ़ो, स्लाइड का बस एक वर्ड पकड़ लो, उसी से मैं समझा दूंगा। अभी क्या पकड़ा? हार्मोन पकड़ा, हार्मोन देखा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने इसमें हार्मोन देख लिया है तो बेसिकली हार्मोनल चेंजेस होंगे। और हार्मोनल चेंजेस चाहे आप ह्यूमन हो, चाहे आप ह्यूमन भी, वैसे एनिमल्स में आ रहे हैं, कोई भी एनिमल हो, प्लांट्स हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देखते हैं हार्मोनल चेंजेस। ऐसा नहीं कि मतलब प्लांट एकदम अभी छोटा सा सीड हार्मोनल चेंजेस, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि अभी कोई 9 मंथ्स के बाद बॉर्न हुआ एक छोटा सा बेबी, उसकी दाढ़ी मूछे आ जाएंगी, फनी लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक, एडोलेसेंस के बाद ही हमारे अंदर दाढ़ी मूछे आएंगी। ठीक है, जब आपकी प्यूबर्टी आएगी, एडोलेसेंस आएगी, तब होता है। ऐसी प्लांट में भी टाइम पीरियड होता है जब ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं। फ्लावर वालों की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, अब होता क्या है, आप लोग यहां से अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। ये मान लो ये आपकी स्टेम है। ठीक है, स्टेम में क्या होगा सर? ये शूट होगी, ऊपर वाला हिस्सा शूट होता है, ये बात तो सभी को पता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये शूट है तो इसकी टिप पर क्या मिलेगा? शूट, एपिकल, मेरिस्टेम। पता है सबको? अगर गधो नहीं पता, देखो किसी भी रीजन में प्लांट के अगर ग्रोथ चाहिए, किसी भी रीजन में प्लांट का ग्रोथ चाहिए, एक टिश्यू आ जाता है और उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये कहां पर आया है? ये आया है आपके शूट के एपेक्स पर, शूट के एपिकल पर। आ रही बात समझ में? तो ये किसकी ग्रोथ करवाएगा? ये स्टेम की ग्रोथ करवाएगा। सर ये शूट एपिकल की ग्रोथ करवाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि ये शूट की ग्रोथ करवाएगा, ये स्टेम की ग्रोथ करवाएगा, तो यहां पर आप एक चीज देखो कि ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है। सर यहाँ पे एक लीफ बनी हुई है और लीफ के अंदर ही हमने एक चीज दिखाई है, फ्लोरिजिन नाम का हार्मोन। किस नाम का हार्मोन? फ्लोरिजिन। क्लास में याद करेंगे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर जाके एक्ट करता है आपका फ्लोरिजिन हार्मोन और डेवलपिंग शूट होती है आपकी। ठीक है सर, जब ये फ्लोरिजिन हार्मोन आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर एक्ट करेगा, तब आपका यही शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें चेंज हो जाएगा? सर फ्लोरल मेरिस्टेम में। किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम। देखो मेरिस्टेम तो अब भी है। मेरिस्टेम का मतलब ये जहां पर आपको ग्रोथ करानी है, जहां पर आपको ग्रोथ करानी है। शूट एपिकल मेरिस्टेम है, वो किसमें चेंज हो गया? आपका फ्लोरल मेरिस्टेम में। अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर तो स्टेम की ग्रोथ हो रही है, हाँ सर, यहां पर क्या होगा? ये फ्लोरल मेरिस्टेम है। अब नाम क्या पड़ गया? फ्लोरल। ये क्या बनवाएगा सर? फ्लावर। अब देख लो, फ्लोरल मेरिस्टेम पहले क्या बनवाएगा? बर्ड्स। फ्लावर डायरेक्टली तो नहीं निकलता है, पहले क्या होता है? पहले बर्ड आती है ना।
ठीक है, फ्लोरल बड्स आएगा उससे फ्लावर बनेगा। ये कंसेप्ट आया समझ में। मैंने क्या बोला, शूट एपिकल मेरिस्टेम होगी, उसके ऊपर लीफ से फ्लोरिजन हार्मोन आएगा, वो मेरिस्टेम आपकी चेंज होगी फ्लोरल मेरिस्टेम में, वो फ्लोरल मेरिस्टेम आपकी फ्लोरल बड बनवाएगी, उससे फ्लावर बनेगा। ये चीज आई समझ में। अब आगे देख लो, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होगा, फ्लोरल बड बनेगी, फ्लोरल बड से फ्लावर बनेगा। यही चीज ऊपर वाली आपकी इस फ्लो चार्ट में दे दी। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है फ्लोरल प्राइमोडियम, इससे भी आप याद कर सकते हो। अब आगे क्या आता है, पहले उसमें दे रखा है आपके एनसीईआरटी के पहले वाले पेज पे कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स को आप क्या बोलते हो, फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन क्या होता है, बेसिकली फ्लावर्स यार हम लोग ओकेजन्स पर यूज करते हैं, मोस्टली ओकेजन्स पे, वेडिंग्स पे, अलग अलग ओकेजन पे यूज करते हैं, तो हमें इसका कल्टीवेशन नीडेड है। ठीक, तो इसके कल्टीवेशन से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लोगों को गिफ्ट करेंगे। आगे इसके कल्टीवेशन को कहते क्या है, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बताओ ये बात आई समझ में। यार छोटी छोटी टर्म्स है, अभी तो याद करते हुए चलो, इसे क्लास में याद करते हुए चलो, आगे जो चीजें आएंगी उसके लिए अलग से आप लोग बैठना, पढ़ाई करना, ये चीजें तो ऐसी हैं क्लास में याद होनी चाहिए। आगे चले, अब आता है फ्लावर। सबने फ्लावर देखा है, हाँ सर ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्लावर में आपके ये चार पार्ट्स आते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन चार पार्ट्स को हम लोगों ने दो फेजेस में बांट रखा है, और वो कैसे कि एक आ जाएगा आपको कैलिक्स कोरोला, नॉन एसेंशियल वर्ड, एक आएगा एंड्रोशियम गाइनोशियम, एसेंशियल वर्ड या फिर रिप्रोडक्टिव वर्ड। अभी समझाता हूं होता क्या है। जब आप लोग फ्लावर को देखते हो, जब आप लोग फ्लावर को देखते हो तो उसमें एक हिस्सा आता है सेपल्स। सेपल्स अगर नाम सुन रखा है बहुत अच्छी बात है, सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं। वैसे मैं समझा दूं होता क्या है, फ्लावर के बेस पे तो हरी वाली पत्तियां निकल रही होती है ना, उसे आप लोग क्या बोलोगे सर, सेपल्स बोलेंगे, या फिर उसी चीज को आप कैलिक्स बोल दो, उसी चीज को आप कैलिक्स बोल दो। आगे मैं क्या कह रहा हूं, पेटल्स, पेटल से हम लोग पेटल से हम लोग फ्लावर्स का कलर बताते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि पिंक कलर का रोज है, तो उसमें पिंक है क्या, पिंक असल में उसके पेटल्स होते हैं। हम लोग बोल रहे हैं रेड कलर का रोज है, तो उसमें रेड क्या है, रेड उसके पेटल्स हैं। ठीक है सर, कैलिक्स भी आ गया समझ में, कोरोला भी आ गया समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये दो चीजें बताई, कैलिक्स के बारे में बताया, कोरोला के बारे में बताया, क्या ये फ्लावर के रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे? सोचो, नहीं सर ये एक तो लीफ है और एक कलर दे रहा है बस। अच्छा कुछ बच्चे आते हैं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट आता है, वो होता है ना पढ़ने वाले बच्चे, कि सर कलरफुल है आपका पेटल, वो तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, पॉलिनेशन करवाएगा। नहीं बेटा, वो इतना आप डीप डेप्थ में मत जाओ, वो सिर्फ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो रिप्रोडक्शन में पेटल काम नहीं करवाएगा। ठीक है, अक्सर बच्चों का आ जाता है कि मतलब जो कि पहले से पढ़कर बैठे होते हैं और बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे होते हैं, तो उनका एक आर्गुमेंट जाता है कि सर पेटल्स तो मतलब अट्रैक्शन में हेल्प आता है। बेटा कुछ फ्लावर्स में आता है और सब में नहीं आता, पहली चीज। दूसरा, अल्टीमेटली जो कि इंसेक्ट आ रहा है वो एंड्रोशियम गाइनोशियम के साथ खेल खेलता है, वो तो सिर्फ पेटल से अट्रैक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक चीज जान लो, ये दोनों कैलिक्स कोरोला बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेगा आपके रिप्रोडक्शन में, और इसी वजह से इस हिस्से को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल वर्ड, नॉन एसेंशियल है। और एक और चीज यहां पर नाम आया सर, इसे क्या बोला है, एसेसरी वर्ड। एसेसरी क्या होता है सर, एसेसरी क्या होता है, जैसे आपके कपड़े नेसेसरी, आप बाहर जाओगे आप कपड़े पहन कर जाओगे, हाँ सर नेसेसरी है। और मान लो कोई बैंगल्स पहन रहा है, वॉच पहन रहा है, पेंडेंट पहन रहा है, ये सब नेसेसरी है। ठीक है, बेसिकली ये कैलिक्स कोरोला के बिना भी आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है अगर आप करवाना चाहो, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बिना एंड्रोशियम गाइनोशियम के आपका रिप्रोडक्शन होता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ठीक, अब सर एंड्रोशियम गाइनोशियम क्या है, एंड्रोशियम होता है आपका स्टेमिन, नाम याद रखना है, अभी से याद करना है क्लास में। एंड्रोशियम होता है आपका स्टेमिन, और इसे आप बोलते हो मेल सेक्स ऑर्गन, और गाइनोशियम होता है आपका पिस्टल, इसे आप बोलते हो फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद हुआ क्लास में, सर स्टेमिन मेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टल फीमेल सेक्स ऑर्गन। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कोई एंथर लिखा आते हैं मेल सेक्स ऑर्गन में, नहीं बेटा गलत हो जाएगा। एंथर इज अ पार्ट ऑफ स्टेमिन, फिलामेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेमिन। ठीक है, एंथर फिलामेंट पार्ट होते हैं स्टेमिन के। आपको मेल सेक्स ऑर्गन में यहीं पर याद करना है कि स्टेमिन आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। आगे आता है आपका गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है आपका पिस्टल, पिस्टल क्या दे रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद करो क्लास में, याद करो।
और इस चीज को आप क्या बोलोगे सर, ये रिप्रोडक्टिव बोल है, इसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे चले। अगला आता है आपका स्टेमिन। पहले स्टेमिन पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेमिन जब आप लोग देखते हो तो इसकी एक लंबी सी स्टॉक होती है और ऊपर एक एंथर लगा होता है। अगर आप लोग गौर से कभी स्टेमिन तोड़ो और देखो उससे हाथ से ही आप लोगों को फील हो जाएगा कि ये सर बाइलोब है, इसके दो हिस्से होते हैं। अगर आप लोग कभी तोड़कर भी देखो, ठीक, अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरीके का मिलेगा। अब एंथर में कितने लोब है सर, दो लोब, तो इसलिए क्या बोल दिया सर, बाइलोब। आप देख सकते हो एक लोब ये, एक लोब ये। अब नीचे की जो कि आप इतनी लंबी सी डंडी देखते हो, इसे क्या बोलते हैं सर, फिलामेंट। तो बेसिकली मैं पीछे क्या कह रहा था कि मेल सेक्स ऑर्गन में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एंथर लिख देंगे, फिलामेंट लिख देंगे, ये सब नहीं। ये देखो ये स्टेमिन का ही पार्ट है, एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल्स टू स्टेमिन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपको इसमें गड़बड़ी नहीं करनी। अब और क्या दे रखा है सर, देखो मुझे एक बात बताओ, मान लो यहां पर एक इतना बड़ा सा फ्लावर है, ठीक है। जब इतना बड़ा सा फ्लावर है तो इसके बेस पर थैलेमस और पेटल्स आ रहे होंगे। सोचो, इमेजिन करो यार, जो कि उसकी डंडी है वो तो फ्लावर के अंदर घुसी भी होगी ना फिलामेंट की। तो एक बात बताओ, इसे क्या बोलेंगे, जो कि फ्लावर से थैलेमस पे लगा हुआ है उस एंड को आप बोलोगे फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड, और जो आपके एंथर से अटैच्ड है उसे बोलोगे डिस्टल एंड। अटैच टू एंथर थैलेमस पेटल्स, यहां पे लिख दो अटैच्ड। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर याद कैसे करेंगे डिस्टल कौन सा है, प्रॉक्सिमल कौन सा है? प्रॉक्सिमल का पी और पास का पी, किससे पास में है, थैलेमस के पास। थैलेमस के पास कौन सा, प्रॉक्सिमल एंड, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। डी से डिस्टल, डी से दूर। बताओ और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत? अगर ये आपके स्ट्रक्चर आ गया है समझ में तो आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर आपका वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स। ठीक है, देखते हैं। एक तो आपको मैंने यही वाला पढ़ाया, एक सेकंड इस सबको हटा दो। एक तो मैंने आपको यही सारा पढ़ाया, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, यही वाला, ये सेम एज इट ऐसा है। इसमें क्या बोला, फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ एंथर। देखो फिलामेंट यहाँ पे एंथर के बेस से अटैच है, यहाँ पे डिस्टल एंड आ गया। एक और तरीके के एंथर होते हैं आपके, फिलामेंट रन थ्रू आउट द लेंथ या लोब। होता क्या है इसमें, एंथर के दो लोब्स है, एंथर के दो लोब्स है सर, उसके बीच से निकल आएगा, ये उसके बीच से निकल आएगा फिलामेंट आपका। और देखो इसका डिस्टल एंड बेस पर है, इसका डिस्टल एंड टिप पर है। समझो इस बात को। क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी डिटेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही बात करी गई है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेमिन अगर है तो वो ऐसे दो तरीके के आपको मिल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? पक्का? आगे चलें, ठीक है। अब लेंथ ऑफ स्टेमिन भी आपकी फिलामेंट की वेरी कर सकती है। यार देखो एंथर की लेंथ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एंथर की कितनी लेंथ होगी, लेंथ स्टेमिन की कौन डिटरमाइन करता है, आपका फिलामेंट करता है, क्योंकि यही लंबा और छोटा हो सकता है, इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो आपने कोई फ्लावर देखा, कोई फ्लावर का प्लांट देखा, रोज प्लांट देखा आपने, उसमें 10 रोज हैं, तो यार जरूरी थोड़ी है कि 10 रोज आपस में आइडेंटिकल होंगे। हो सकता है कुछ रोज काफी बड़े हो सकता है कुछ रोज छोटे हो सकता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी फ्लावर है, अब जब एक ही प्लांट के 10 फ्लावर आपस में आइडेंटिकल नहीं है तो उसके एंथर्स और ये सब भी आपस में आइडेंटिकल नहीं होगा। सोचो इस बात को, इनकी लेंथ भी वेरी करेगी नहीं करेगी?
एक ही फ्लावर के जितने भी आपके स्टेमिन होते हैं जरूरी नहीं है कि उनकी लेंथ बराबर हो सबकी, ठीक है। पहली चीज तो यहां पर एक ही बात याद रख लेना। अब यहां पे एक कंडीशन आती है 6 स्टेमिन वाली, और इसे हम लोग बोलते हैं टेट्राडाइनेमस। यहां पे बच्चे पता है अक्सर गलती क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं टेट्राडाइनेमस है 4 स्टेमिन वाला ऑप्शन देखेंगे और टिक मार देंगे, सर टेट्रा था हमने दिमाग लगाया 4 स्टेमिन पर। गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे टेट्रा लगा हुआ है आगे डाई भी तो लगा हुआ है, टेट्रा और डाई, टेट्रा और डाई, 4 + 2 6, ये बात आ रही है समझ में। टेट्राडाइनेमस इज अ कंडीशन जहां पे आपके 6 स्टेमिन होते हैं, बट इसे अलग अलग क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो 4 है वो आपके लंबे स्टेमिन है और 2 जो हैं वो आपके शॉर्ट स्टेमिन है। इस तरीके से ये 4 आपके लंबे स्टेमिन है, 2 आपके शॉर्ट स्टेमिन। इस बात को समझना है। आगे आता है, इसे क्लीन कर दो। आगे आता है आपका एंथर, ठीक है। एंथर में क्या है आपका, हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन। आपने इस एंथर को लिया यहां से, एक सेकेंड, यहां से आपने एंथर को लिया और इसे लेके ऐसे काट दिया, इसे लेके काट दिया। अब जब आप इसे काट दोगे तो क्या होगा, आपने इसमें सर्कुलर सैक्स देखोगे, सर्कुलर सैक्स देखोगे, पॉलन सैक बोलेंगे इसे या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, देखते हैं आप। आपने इसे जब काटा, आप इस तरीके से सर्कुलर या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन सैक देखो। हाँ सर देख रहे हैं। अब मैं आगे क्या कह रहा हूं कि जब आप इसमें पॉलन सैक देखोगे, सर यहां पे आपने एक बात बोली थी कि सर ये 2 लोब्स का है, बाइलोब्ड है। मैं बोल रहा हूं यहां पर अगर एक लोब है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, हाँ सर, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है सर, 2 लोब्स में कितने आ जाएंगे सर, 4। रन लॉन्गिट्यूडनली पूरे में लंबे लंबे ऐसे रन करेंगे। सोचो इस बात को, आया समझ में। मैंने कुछ नहीं कराया अभी, मैं बोल रहा हूं एंथर को लो, बीच में से काट दो। जब आप उसे बीच में से काट दोगे आप 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखोगे। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 2 लोब्स में कितने हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो पूरे में आपका लॉन्गिट्यूडनली रन करेंगे। सोचो, आया समझ में। चलें आगे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़े आराम से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में अभी देखो, आपने यहाँ पे 4 काटा था, ये आपने इसे काट दिया। अब इसके सरफेस को पढ़ रहे हैं, एकदम इसके सरफेस को पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। कौन सा कलर ले लें, ये ले लेते हैं थोड़ा सा मोटा, ओके ठीक है। आपको मैं अभी बता रहा हूं, आपने ये सब नहीं देखा, आपने बोला सर आपने हमें बताया ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, मैंने कहा हाँ है। इसके अलावा जो है मैं अभी बताता हूं, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा कि प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं सर, सर एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये भी तो प्लांट का ही पार्ट है यार, ये भी तो प्लांट का ही पार्ट है। तो जहां जहां पर आउटर लेयर आएगी वो कौन सी हो जाएगी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर भी एक और लेयर होती है, उसे आप लोग बोलते हो एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर भी एक लेयर होती है, उसे आप कहते हो मिडिल लेयर। सबसे अंदर एक और लेयर होती है, उसे आप बोलते हो टेप्टम। बेसिकली ये जो कि बना होता है, ये 4 लेयर्स का बना होता है। कितनी लेयर्स का बना होता है सर, 4 लेयर्स का बना होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। तो ये जो कि 4 लेयर्स हैं, 1 2 3 4, ये हर माइक्रोस्पोरेंजिया पर एज इट इज लगी होती है, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला। तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या बोला सर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, हाँ सर। सर 2 लोब्स हैं, हाँ सर। सर एक माइक्रोस्पोरेंजिया पे 4 वॉल्स हैं, हाँ सर। सर सॉरी 4 लेयर ऑफ वॉल्स हैं। तो वो 4 में से सबसे पहली कौन सी है,
सर एपिडर्मिस। आउटर टू इनर बता रहा हूं, आउटर टू इनर, ठीक है। तो सबसे बाहर कौन सी है, सर एपिडर्मिस। सर उसके अंदर कौन सी है, सर एंडोथीशियम। उसके अंदर कौन सी है, सर मिडिल लेयर। उसके अंदर कौन सी है, सर टेपिडम। ये बात आई समझ में? हाँ सर। अब इसके अंदर आते हैं आपके एकदम सेंटर में कनेक्टिव्स। बेटा ये आगे पढ़ाऊंगा जब आएगा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत होना, कनेक्टिव्स का क्या काम होता है वहीं पर ही पढ़ाएंगे। अब यहां पे देखो, ये जो क्या है, ये जो क्या आपकी लेयर चल रही है, ये रेड वाली लाइन अगर आप लोग देख लो, ऐसे देख लो, रेड वाली लाइन है, ये बीच में डिसकंटिन्यू हो रही है। मान लो यहां पर डिसकंटिन्यू हो गई, यहां पर डिसकंटिन्यू हो गई, यहाँ और इस जगह। सर ये क्या है, यहाँ पे एक टर्म लिखा है लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या लिखा है, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ये क्या होती है यार, देखो जब आपका पॉलिनेशन होना होता है, जब एकदम पॉलिन आपका माइक्रोस्पोरेंजिया बर्स्ट होते हैं, पॉलिन सैक्स बर्स्ट होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं, उस टाइम पर वो यहीं से निकल सकता है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे आएगा, अभी मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ। कंफ्यूज मत हो ना कि ये तो बहुत तेज चल रहे हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, अभी एकदम बेस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कुछ फास्ट नहीं है अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन सी चीज का नाम क्या है। अभी मैंने ना आपको किसी चीज का फंक्शन पढ़ाया है, ना ही डिटेलिंग दी है, अभी बस आप ऊपर ऊपर से नाम देख लो, ठीक है। आगे मुझे बताओ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, हाँ सर, तो लगा दो नाम टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया तो नाम क्या गया सर, टेट्रास्पोरेंजिएट। गया टेट्रास्पोरेंजिएट नाम, ठीक है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कवर्ड बाय 4 लेयर वॉल। एंथर की 4 साइडें तो उसे क्या बोल सकते हैं आप, टेट्रागोनल। ईच लोब हैज 2 थीका डायथीकस, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, देखो एक बार। अब आता है ये टॉपिक, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, हाँ सर। मैं कह रहा हूं हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं सर, पॉलिन मदर सेल होते हैं। पॉलिन मदर मतलब पॉलिन ग्रेन बनवाएगा, दिमाग लगा लिया करो नाम से, पॉलिन मदर सेल है वो, तो क्या बनवाएगा, पॉलिन ग्रेन बनवाएगा। और होगा कैसा सर, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। एक बात और सोचो, हाँ सर डिप्लॉयड है। अब मैं आगे कह रहा हूं ये डिप्लॉयड है, इस सारे टिश्यू को, कलेक्शन ऑफ सेल्स को आप क्या बोलोगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, ये भी डिप्लॉयड। अभी तक मैंने कुछ बोला कि मियोसिस माइटोसिस हुई है, जब आपको पता है आपके एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों ही आपके डिप्लॉयड है, तो ये क्या हर सेल डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड ही तो होगा यार, ठीक है। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, होमोजीनियस होंगे, सिमिलर सेल होगा, सबका सेम साइज होगा, इस सबका आपस में सबका सेम साइज होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू बोलोगे डिप्लॉयड होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला है, देखो समझो समझो समझो। मैंने अभी बोला कि सर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, आपका पॉलिन मदर सेल जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, और आपका ये स्पोरोजिनस टिश्यू भी फिर डिप्लॉयड होगा। आगे बढ़े, आगे ये कह रहा है ईच सेल ऑफ द टिश्यू बिहेव एज पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलिन मदर सेल की तरह काम करेगा, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसका एक सेल पॉलिन मदर सेल है, पॉलिन मदर सेल की तरह काम करेगा, तो क्या बनवाएगा सर, पॉलिन ग्रेन बनवाएगा या फिर माइक्रोस्पोर बनवाएगा। प्रोसेस करो इस बात को, सर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो माइक्रोस्पोर बनवा रहा है, या फिर वही बात है पॉलिन मदर सेल बोल दो पॉलिन ग्रेन बनवा रहा है। अब बनवाएगा कैसे बता दो, ये डिप्लॉयड है, हाँ सर डिप्लॉयड है। आप इस सारे स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक सेल को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, मैं कह रहा हूं एक पॉलिन मदर सेल लो या फिर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लो, बात एक ही है, बात एक ही है। जब आप इसमें से इन्हें एक एक उठा लोगे, मैं कह रहा हूं इसमें एक बार आप क्या करा दो, मियोसिस करा दो, एक बार आप क्या करा दो, मियोसिस करा दो। आपको पता है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है, सर डिप्लॉयड का हैप्लॉयड कर देगा, सर टेट्राप्लॉयड का डिप्लॉयड कर देगा, आधा कर देता है आपका, ठीक है।
ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये यहां पे डिप्लॉयड था। माइक्रोस्पोर बनेगा, कैसा बनेगा देखो। पहली बात तो मियोसिस में सर एक सेल से 4 सेल बनते, देखो एक पॉलिन मदर सेल है, ये थोड़ा सा क्लीन कर दूं, अब देखना सर ये एक पॉलिन मदर सेल है, कितने बनेंगे माइक्रोस्पोर सर 4, या फिर पॉलिन ग्रेन कितने बनेंगे सर 4, 4 4 8 मत कर देना, ये एक ही बात है वो। अब आगे मैं क्या कह रहा हूं, इसमें अगर एक मियोसिस हुई है, इसमें अगर एक मियोसिस हुई है, ये 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे या फिर 4 पॉलिन ग्रेन बनेंगे, हैप्लॉइड बनेगा। समझो इस बात को, समझो समझो समझो। समझे? अभी तक मैंने क्या करा दिया, समझना इस बात को। मैंने बोला है कि आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू में आपका पॉलिन मदर सेल हो सकता है, उसी को आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो। हाँ सर कह सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि पॉलिन मदर सेल डिप्लॉयड है, हाँ सर, तो स्पोरोजेनस टिश्यू भी डिप्लॉयड है, हाँ सर। अरे यार स्पोरोजेनस टिश्यू में ही तो पॉलिन मदर सेल है। हाँ, अब मैं कह रहा हूं ये सारे सेल्स होंगे होमोजेनस होंगे, ये सारे सेल्स कैसे होंगे, होमोजेनस होंगे, सिमिलर साइज होगा। आगे देखो, ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू बिहेव एज पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ऐसा बिहेव करेगा। इसमें जब आप मियोसिस करा दोगे, इसमें जब आप मियोसिस करा दोगे तब 4 माइक्रोस्पोर्स बन सकते हैं, 4 पॉलिन ग्रेन बन सकते हैं, ये बात सोचे। हाँ सर, ये बातें अगर समझ में आ गई तो आगे चलें, एक बार प्रोसेस करो इसे और याद करने की कोशिश करो। ठीक है, आगे चलते हैं। Each cell of sporogenous tissue is called potential pollen mother cell और pollen grain। यार देखो, मैं तो बोलूंगा कि जैसे पोटेंशियल क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग जनरल टर्म्स में भी बोलते हो कि यार इस लड़के में पोटेंशियल है, ये मार्क्स अच्छे लाएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करेगा। पोटेंशियल क्या होती है, आपके अंदर की क्षमता को बोलते हैं आप पोटेंशियल। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, पोटेंशियल पॉलिन मदर सेल सर पॉलिन ग्रेन बनवा सकता है। ठीक, अब आप इसके 2 सेल्स उठा लो, देखो होते तो बहुत सारे हैं, होते तो बहुत सारे, हम लोग इसके 2 सेल्स को उठाएंगे और इसके लिए पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया मान लो, वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे ना, उसमें से एक को पकड़ लो, और इन स्पोरोजेनस टिश्यू में इतने सारे जो भी सेल्स हैं, इनमें से 2 सेल उठा लो। सर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे इसे या फिर पॉलिन मदर सेल बोलेंगे, बताओ, ये बात क्लियर है? हाँ सर बोलेंगे। सर ये बीच में क्या आ गया, बीच में ये दिख रहा है ब्रिज सा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्लास 11 अगर बर्बाद नहीं करी होगी तो पता होगा। देखो प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिससे आपका साइटोप्लाज्म, जैसे मान लो कि आपका ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन पूरी कंप्लीट होती है, यहां नहीं होती, ये 2 सेल्स ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। अब इनका जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा, मान लो इसके अंदर जो सिंथेसाइज हो रहा है या फिर इसके अंदर जो सिंथेसाइज हो रहा है, वो इस प्लाज्मोडेस्माटा के कनेक्शन के थ्रू एक दूसरे से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का कनेक्शन बना होता है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में या फिर आपके पॉलिन मदर सेल्स में। सोचो इस बात को, अगर आप ये बात सोच चुके हो, ये बात आपके प्लाज्मोडेस्माटा वाली बात समझ में आ गई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल आर नॉट फ्री, या फ्री का है, इंडिपेंडेंट सेल ऐसा दिखता है, ये तो डिपेंडेंट है ना प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन पे, इस तरीके से फ्री का है। ठीक है, आगे देखें, आगे जब आप देखोगे तो यही यहां पे आप देख रहे हो कि सर प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन टूट गया। सर कैसे, यहां पे एक लाइन लिखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल सिक्रीट कैलोज, क्या सिक्रीट करा है सर, कैलोज, विच ब्रेक्स प्लाज्मोडेस्माटा, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बिकम्स फ्री। समझो इस बात को,
ये माइक्रोस्पोर मदर सेल खुद से एक एंजाइम सिक्रीट करेगा कैलोज, वो कैलोज आएगा और प्लाज्मोडेस्माटा को ब्रेक कर देगा, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये सारे पेड़ क्या हो जाएंगे सर, फ्री हो जाएंगे। समझो इस बात को, ये बात आई समझ में। अब आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि सर यहां पे कैलोज की एक लेयर चढ़ गई है। ये देखो यहां पे तो सेल एकदम ऐसे व्हाइट कलर की लेयर है यार, दोबारा क्लीन कर दो। यहां पर अगर आप माइक्रोस्पोर मदर सेल को देख रहे हो तो ये तो व्हाइट कलर की लेयर चढ़ी हुई है बस, यहां पे एक ऑरेंज कलर की भी लेयर चढ़ी हुई है, इसी लेयर को आपने कैलोज लेयर बोला, और जब ये आई इसी ने आपके प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन को तोड़ा है। ये बात समझ पा रहे हो, ये बात अगर समझ गए हो, आगे देखें। माइक्रोस्पोर मदर सेल secrete callose which breaks plasmodesmata, so microspore mother cell becomes free. Now अगर हम लोग आगे देखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया आपका ऐसा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल आपको डिप्लॉयड पड़ा है। अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं कराया है, अभी बस मैं यहां से प्रोसेस स्टार्ट करी है, ठीक। एक आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से है, कैलोज एंजाइम आया है, प्लाज्मोडेस्माटा का तोड़ा है, माइक्रोस्पोरेंजिया है, डिप्लॉयड पड़ा है। अब इसके अंदर यही वाली मियोसिस या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाएगी। एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पॉलन मदर सेल है, सर डिप्लॉयड है। इसी मियोसिस को जो मैंने यहां पे बोली है, इसी मियोसिस को आप क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल सकते हो, बोल सकते हो। और जब आप इसे ये बोलोगे, यही मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन है, यहां पे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, यहां पे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, वो हैप्लॉयड बन जाएंगे। अरे यार वो डिप्लॉयड है ना, मियोसिस के बाद हैप्लॉयड बनेगा, और 4 बनेंगे, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो 4 बनेंगे, और ये क्या बन गए सर, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, और 4 है, इसे आप टेट्रा बोल सकते हो, एक टेट्राड है ये, ठीक है। इतनी चीज आई, लेकिन सर अभी भी कैलोज की लेयर तो डाइजेस्ट नहीं हुई है ना। देखो कैलोज की लेयर यहां भी है सर, कैलोज की लेयर यहां भी है सर, कैलोज की लेयर यहां भी है, इसी के अंदर आपके 4 माइक्रोस्पोर पड़े हैं। समझो इस बात को, ये बात आई समझ में। अब क्या होगा, आपका ये कैलोज जो है वो डिसॉल्व्ड बाय कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम कहां से आया सर, 4 लेयर पढ़ाई थी अभी, माइक्रोस्पोरेंजिया पर 4 लेयर पढ़ाई थी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। उसमें से जो टेपिटम थी वो आपका एक एंजाइम सिक्रीट करती है, उसे आप बोलते हो कैलेज एंजाइम, कैलोज नहीं, कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा, और यहां से ये लेयर टूट जाएगी, और ये आपके सारे फ्री हो जाएंगे, और इनको आप पॉलन ग्रेन बोल सकते हो, और इस पूरे को आप अब पॉलन सैक बोल सकते हो। अच्छा, टेपिटम के 2 काम होते हैं, एक तो एक कैलेज एंजाइम देता है, और दूसरा काम होता है न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट। ये बात आई पूरी समझ में, एक बार समराइज कर दो। मैंने बोला जैसे पॉलन मदर सेल है, डिप्लॉयड होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, उसमें क्या होगा, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सारे होमोजेनियस होंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू आपका कैसा होता है सर, डिप्लॉयड होता है। अब आगे मैं क्या कह रहा हूं कि इसका एक सेल आपका पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करेगा, डिप्लॉयड की तरह। एक पॉलन मदर सेल आपका मियोसिस में जाएगा, 4 सेल्स बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर या फिर 4 पॉलन ग्रेन। आगे मैं कह रहा हूं ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू को आप क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल पॉलन मदर सेल बोल सकते हो। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में हम लोग 2 सेल्स को पढ़ा, 2 सेल में हमने देखा कि फ्री नहीं थे, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन था। फिर हमने देखा कि यहां पे एमएमसी हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, उसने कैलोज एंजाइम को सिक्रीट करा, और जब इसने सिक्रीट करा तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन टूट गया था, और जब ये प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन टूट गया तो आपका एमएमसी फ्री हो गया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका फ्री हो गया था। आगे मैं कह रहा हूं कि आपका ये तो फ्री हो जाएगा, इस तरीके से दिखेगा, कैलोज की लेयर चढ़ी हुई है सर माइक्रोस्पोर, इसके अंदर कौन सी जेनेसिस होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा मेगा और माइक्रो में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे,
यहीं पर याद करो कि अगर आपका पॉलिन ग्रेन की बात चल रही है, अगर आपका पॉलिन ग्रेन की बात चल रही है तो कौन सी हो रही है आपकी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रही है। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ओनली द मियोसिस, जिससे आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिससे आपका डिप्लॉइड माइक्रोस्पोरेंजिया हैप्लॉइड बन जाएगा। समझो इस बात को। मियोसिस हुई है, 4 सेल बन गए, 4 सेल के ऊपर लेकिन कैलोज लेयर तो रहेगी अभी। अब जब ये कैलोज लेयर है, इसे डाइजेस्ट करने के लिए कौन आ जाएगा? सर टेपिटम। और जैसे ही डाइजेस्ट हो जाएगा सर 4 पॉलिन ग्रेन बन जाएगी। आई बात समझ में? देखो इन क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चन है, इस वजह से सोल्यूशन करा नहीं रहे। सर 40 पॉलिन मदर सेल थे, बाय मियोसिस के बाद 4 सेल बनेंगे, तो 40 × 4 160 माइक्रोस्पोर, या फिर आपके 160 पॉलिन ग्रेन बनेंगे। ये बात आई समझ में? आगे देख लें। सर 160 पॉलिन ग्रेन है तो टेट्राड कितने रहे होंगे? ये पूछ रहे हैं कि अगर 160 पॉलिन ग्रेन है, ये 160 बने, तो ऐसे 4 के गुच्छे में कितने रहे होंगे? टेट्राड कितने रहोगे? 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 160 बाय 4 40 आ गया आंसर। ये देख लो, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, पॉलिन ग्रेन भी आपका हैप्लॉइड ही रहेगा। आ रही बात समझ में? आगे पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूं एक आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, ये आपकी 4 लेयर है, ठीक। आपकी मिडिल लेयर डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है, मिडिल लेयर आपकी डीजेनरेट कर जाएगी। कौन सी लेयर रहेगी? ये देखो, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, और ये टेपिटम। अब आगे मैं क्या कह रहा हूं, ये जब डीजेनरेट कर जाएगी, 3 बची, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और टेपिटम। फिर टेपिटम भी डीजेनरेट कर जाएगी जब आपका पॉलिन ग्रेन बन रहा होगा, तो बची कौन सी? एपिडर्मिस और एंडोथीशियम। बताओ ये बात आ रही है समझ में? ये क्योंकि इसमें नंबर में लिखा हुआ है इसलिए मैं नाम से समझा रहा हूं, ठीक है, उसमें मत जाना। फूड वूड अभी अभी कुछ स्लाइड में देखो, जो मैं बोल रहा हूं उतनी बात आ रही है समझ में। मैं कह रहा हूं आपके पास 4 लेयर थी, पहले मिडिल लेयर डीजेनरेट करेगी, मिडिल लेयर के बाद आपकी टेपिटम डीजेनरेट करेगी, फिर आपके पास 2 ही लेयर रह जाएगी। उसके बाद ये पॉलिन ग्रेन आपको डिहाइसेंस ऑफ एंथर में आएगा और मैच्योर रहेगा, ठीक है। और ये करवाएगा कौन डिहाइसेंस? आपकी सेकंड लेयर करवाएगी। अब एक चीज देखो, ठीक है, यहीं पर देखते हैं। जब आपका टेपिटम डीजेनरेट होनी चाहिए हो रही है तो आपके समझ में आना चाहिए टेपिटम का काम क्या है। टेपिटम रिलीज फूड, पीछे ही अभी आ गया था नरिशमेंट का। पीछे जब नरिशमेंट का आया तो मैंने आपको बताया था टेपिटम के 2 काम है, एक तो आपका यही कैलेज एंजाइम, ठीक है, और एक आपका खाने का। एक और करता है, यूविश बॉडी होती है आपकी स्पोरोपोलिनिन, फॉर्म एक्साइन ऑफ पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन होता है, उसकी आउटर एकदम लेयर होती है, उसे एक्साइन बोलते हो आप, और वो इतना हार्ड होता है, चलो वो बात वहीं पर ही बताते हैं। इतना समझ लो अभी कि आपका टेपिटम क्या क्या कर रहा है। खाना दे रहा है, नरिशमेंट, कैलेज एंजाइम दे रहा है, और स्पोरोपोलिनिन दे रहा है। स्पोरोपोलिनिन आपका एक्साइन बनाएगा पॉलिन ग्रेन का। परेशान मत होना सर इतनी फास्ट पढ़ा रहे, पॉलिन ग्रेन का अभी टॉपिक जब आएगा वहां पे इंटाइन एक्साइन सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बस नाम आया, वो टेपिटम का काम आया तो इस वजह से बताना पड़ा, ठीक है। आगे देखें, एपिडर्मिस कैसी है सर? सिंगल लेयर। एंडोथीशियम कैसी है सर? सिंगल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है आपकी 1 to 3 लेयर्स थिक होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर ये 4 लेयर है तो उसमें तुम लोग 7 लगा दो, बोलोगे सर मिडिल लेयर तो 3 थी, ऐसा नहीं करना है सर। आपकी एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर है सर, आपकी एंडोथीशियम भी सिंगल लेयर है सर, आपकी मिडिल लेयर भी 1 to 3 हो सकती है, लेकिन है मिडिल लेयर एक ही, ठीक है। और टेपिटम आपकी सिंगल लेयर। नोट, सेल वॉल ऑफ पॉलिन ग्रेन डबल लेयर्ड होती है। अब देखना, पॉलिन ग्रेन जब बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर? पॉलिन ग्रेन
मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चुकी है, वो हैप्लॉइड बचा है। जब आपका पॉलिन ग्रेन बन जाएगा तब उसके पास दो लेयर्स होंगी, एक होगी आउटर, एक होगी इनर। आउटर वाले को आप क्या बोलोगे सर? एक्साइन। इनर वाले को क्या बोलोगे आप? इंटाइन। यही जो एक्साइन थी उसी वो किसकी बनी है? स्पोरोपॉलिन। आ रही है ये बात समझ में? सोचो सोचो सोचो, रुको क्लीन करते हैं। देखो एक बार, आगे बढ़ते हैं इसे। आपका टेपिटम है, इनिशियली तो डिप्लॉयड है, बताया था ना यार, या प्लांट डिप्लॉयड है आपका, उसका हर सेल, हर टिश्यू, हर लेयर डिप्लॉयड होगी, ठीक है। बट बिकम्स पॉलीप्लॉयड। ये क्या बोल दिया सर? 2n है, 2n से आगे क्या होगा? 3n हो सकता है, 4n हो सकता है, 5n हो सकता है। इस चीज को आप डिप्लॉयड को छोड़ के पॉलीप्लॉयड हो गया ना ये क्या है आपका? ये चीज है आपकी डिप्लॉयड, ये चीजें क्या है आपकी? पॉलीप्लॉयड। कुछ भी हो सकता है। पॉलीप्लॉयड मतलब सर क्रोमोसोम्स बढ़ गए। कैसे? क्रोमोसोम कैसे बढ़ सकते हैं सर? बढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों ने सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ रखा है तो वहां पर एक चीज सोचो कि सिर्फ मैं कैरियोकाइनेसिस करा दूं, सिर्फ मैं न्यूक्लियस की डिवीजन कराता रहूं। मान लो जैसे अगर ह्यूमन की बात करूं मैं, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। मैंने सेल डिवाइड नहीं करा है तो इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी 46 होंगे, टोटल कितना हो गया इस सेल में? 92 हो गए। हम डिप्लॉयड थे, यहां पर क्या हो गया? 4n, टेट्राप्लॉयड हो गए। देखो अगर आपकी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो आपका क्रोमोसोम नंबर बढ़ता रहेगा, क्रोमोसोम नंबर आपका बढ़ता रहेगा। और उसी क्रोमोसोम नंबर के बढ़ने की वजह से आप बोलोगे कि आपकी टेपिटम कैसी हो गई सर? पॉलीप्लॉयड हो गई। अब यहां पर इन्होंने बोला कि सर 3 लेयर बची है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। ये जो क्या एंडोथीशियम है ये आपकी मेन लेयर है, प्रोटेक्टिव रहेगी नेचर में, और आपको डिहाइसेंस करवाएगी अंदर का। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। Much before the actual flower is seen on the plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. सही बात है। Several hormonal, यही फ्लोरिजिन वाली बात बता रहे हैं, structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फ्लावर वाला। Inflorescences are formed which bear the floral buds, उसके बाद बड आती है, and then the flowers. ये वही वाला आपको फ्लो चार्ट है जो आप लोगों ने पहली स्लाइड में पढ़ा था। इन्होंने देखो एनसीईआरटी ने नाम ले लिया है हार्मोन का, बट हमें यार थोड़ा सा अगर एनसीईआरटी कह रही है, सब लोगों का अलग अलग बोर्ड होता है। देखो सीबीएसई बोर्ड तो एकदम ही एनसीईआरटी बेस्ड चलेगा, बट जैसे किसी का मतलब यूपी बोर्ड है, थोड़ा बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज का बोर्ड होता है, तो वो थोड़ा बहुत डेप्थ में चला जाता है। इसलिए जान लो ना, जब उसने हार्मोन बोल दिया हार्मोन का नाम याद रख लो। In the flower, the male and the female reproductive structures, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. सही बात है। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamens. Stamens होते हैं representing the male reproductive organ. तो male reproductive organ क्या है? Stamen है, anther filament नहीं बोलना है। And the gynoecium represents the female reproductive organ. Stamen, microsporangia and pollen grain shows the two parts of a typical stamen. Stamen के दो पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक। वो जो डंडी होती है उसे आप क्या बोलते हो? फिलामेंट। और ऊपर टर्मिनल में क्या होता है? बाइलोब स्ट्रक्चर, एंथर। प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होगा? पास वाला है, थैलेमस से। और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ पे जैसे लिख रखा है ब्रासिकेसी जो फैमिली होती है उसमें 6 स्टेमेन होते हैं,
फैबिएसी जो फैमिली होती है उसमें 10 स्टेमिन होते हैं। ठीक है, ये चीज 11th की है, अगर आप लोग चाहो स्किप करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। If you were to collect the stamen each from the 10 flowers, each from different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under dissecting microscope and making a neat diagram. बकवास करते हैं। A typical angiosperm anther is bilobe, और एक लोब में कितने थीका होते हैं सर? 2, तो कैसा हो गया सर? डाइथीकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther. पढ़ते हैं। इस तरीके से आपकी लाइन ऑफ डिहाइसिस चलती है और बीच में आपका लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव आता है, उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, पूरा आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। The bilobe nature of an anther is very distinct, अलग ही दिख जाता है। अगर आप हाथ में कोई स्टेमन को तोड़ दो तो उसका एंथर बाइलोब में ये चीज आपको अलग ही दिख जाएगी। The anther is a four-sided tetragonal, देखो स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तभी तो बोला था टेट्रोस्पोरेंजिएट, और 2 एक लोब में होते हैं। ठीक है, बाइलोब तभी बोलते हैं। ठीक है, The microsporangia develop further and become pollen sacs, वही जब डेवलपमेंट होने लगती है तो वो pollen sac बन जाएगा। ठीक है, structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by 4 wall layers. सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, सबसे अंदर टेपिटम। The outer 3 wall, क्या फंक्शन है आउटर 3 का? बाय प्रोटेक्शन और डिहाइसिस। सिर्फ अंदर वाली का काम होता है आपका द इनर वॉल इज टेपिटम, और ये नरिशमेंट करवाती है। इसके काम अलग लिखवाए थे, देखो आगे। It nourishes the developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm. It generally have a more than 1 nucleus. बताया था कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, बट आपकी साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है। Can you think of how tapetum cells? ठीक है, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. ये बात हो चुकी है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या आता है आपका? स्पोरोजेनस टिश्यू आता है। ठीक है, एक काम करते हैं, तो आज हम लोग यहीं तक ही रखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की रीडिंग हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट दे सकते हैं।